अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 11 यानी कि थर्मोकेमिस्ट्री के बुक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, बुक के एमसीक्यूज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं और बुक के एमसीक्यूज़ का पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ पर बुक के एमसीक्यूज़ सीधे सीधे डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि मैं कई आपको चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपने जो जो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा वो आपने ख़ास करके अपने रजिस्टर पर नोट करना है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा आपके लिए कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा देखिए, पहला एमसीक्यूज़ है लीस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी एक ऐसी चीज़ है जो शायद बच्चों को पता भी नहीं होती। मैं आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखें, एंट्रोपी है क्या, पहले तो आप इस एंट्रोपी को समझ लें। अगर मैं एमसीक्यू नंबर 1 एंट्रोपी को एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, तो भाई एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की खराबी। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। एक बात याद रखिएगा, एंट्रोपी को हम शो करते हैं डेल्टा एस से। देखिए, अगर एंट्रोपी का एमसीक्यूज आया हुआ है तो आपसे पेपर में ये भी तो कह सकते हैं ना कि एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? डेल्टा एस से। अब देखें, एक एमसीक्यूज तो आपको ये कवर हो गया। एक एमसीक्यूज आपको यहाँ पर ये कवर हो गया कि एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, क्योंकि आपको एमसीक्यूज वो ये भी दे सकता है कि द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, इंथैल्पी, इस तरह से करके इंटरनल एनर्जी, वो आपको चार ऑप्शन दे दे। तो डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम एंट्रोपी को कहा जाता है और इसका सिंबल क्या है? डेल्टा एस। अब मैं आपको ज़रा एक मॉलिकुलर अरेंजमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने कभी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हो, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप ये पढ़ते हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के अंदर, एक सॉलिड के अंदर जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है या एटम्स की अरेंजमेंट है, वो बहुत अच्छी है। यानी इसके अंदर जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट है वो बहुत वेल डिफाइन है। अब बनिस्बत इसके अगर मैं आपको लिक्विड दिखाऊं तो आप जानते हैं कि लिक्विड के अंदर गैप होते हैं। ये लें, गैप्स आ गए। तो क्या मॉलिकुलर अरेंजमेंट इतनी अच्छी है? देखें, सॉलिड के अंदर तो मॉलिकुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन क्या लिक्विड के अंदर मॉलिकुलर अरेंजमेंट इतनी अच्छी है? नहीं। इसका मतलब जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो मॉलिकुलर अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है, यानी MA ख़राब, कम हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं आपको गैस पर ले जाऊं, तो गैस में तो एक पार्टिकल अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, यानी गैस में तो बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं। तो गैस के अंदर तो मॉलिकुलर अरेंजमेंट और बहुत कम है। तो देखिए ना, तो क्या पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? बिल्कुल। मॉलिकुलर अरेंजमेंट की बात करें, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात करें, तो सॉलिड में बहुत अच्छी होती है, जबकि लिक्विड में कम होती है, गैस में और कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम सॉलिड, देखें अब आपके कई क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मैं आपको एक एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ बुक का, बुक के एमसीक्यूज़ के ज़रिए मैं आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। तो ये लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुनना है और इसके अंदर जो भी मटेरियल मैं लिख रहा हूँ उसको रजिस्टर पे लाजमी उतारिएगा, ठीक है? तो जब भी हम सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे, क्या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ख़राब होती है? बिल्कुल होती है। इसका मतलब सॉलिड से गैस की तरफ जाने पर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट क्या हो जाती है भाई? वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। समझ आई बात? क्योंकि देखिए ना, सॉलिड में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, गैस में बहुत ख़राब है। तो जब भी हम सॉलिड टू गैस जाएंगे, जब भी हम सॉलिड टू गैस जाएंगे तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब ख़राबी आ गई। तो देखिए ना, डिसऑर्डर को हम किसका नाम देते हैं? एंट्रोपी। इसका मतलब सॉलिड से गैस में जाते वक्त एंट्रोपी बढ़ती है, डेल्टा एस बढ़ता है। लेकिन अगर मैं इसका उलट कर दूं, यानी जब भी हम गैस से सॉलिड में जाएंगे तो अब तो मॉलिकुलर अरेंजमेंट अच्छी होगी, क्योंकि देखिए ना, ये गैस है, इसमें ख़राब है, थोड़ी बेहतर हुई, बहुत बेहतर हो गई। तो जब भी आप गैस से सॉलिड में जाएंगे तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अच्छी होगी, ख़राब नहीं होगी, अच्छी होगी। तो एंट्रोपी क्या होगा? कम। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक चीज़ है आइस, एक चीज़ है वाटर, और एक चीज़ है स्टीम, यानी पानी का मैंने सॉलिड, पानी का लिक्विड, और पानी की गैस यानी स्टीम। तो
यानी वाटर को मैंने सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म्स में ले लिया। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगी? भाई सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी स्टीम के अंदर, क्योंकि गैस में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, आइस के अंदर एंट्रोपी क्या होगी? सबसे कम। तो इसका मतलब आइस के अंदर लीस्ट एंट्रोपी होगी, और स्टीम के अंदर मोर एंट्रोपी होगी। तो हमेशा सॉलिड के अंदर गैस के अंदर एंट्रोपी ज़्यादा होती है और सॉलिड के अंदर एंट्रोपी कम होती है। जबकि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की एंट्रोपी आइस से तो ज़्यादा होगी लेकिन स्टीम से कम होगी। अब एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं, तो इन सब बातों को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, लीस्ट एंट्रोपी, कम 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 एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। तो हमें पता है, देखें लीस्ट एंट्रोपी, तो भाई एंट्रोपी कब कम होती है? जब चीज़ सॉलिड होती है। चीज़ जितनी ज़्यादा सॉलिड है एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। तो देखें लिक्विड वाटर नहीं, लिक्विड वाटर नहीं, स्टीम नहीं, आइस। इसका सही जवाब क्या हो गया? आइस। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल्ड एज। वो कह रहे हैं जो हम थर्मोकेमिकल प्रोसेस आपको दे रहे हैं नीचे, वो उसकी जो एनर्जी है वो क्या शो कर रही है। तो देखें मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, मैंने बॉर्न हैबिट साइकिल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, यानी इसी चैप्टर का जब आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे जिसमें मैंने आपको बॉर्न हैबिट साइकिल पढ़ाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से जो आयोनिक सॉलिड बनता है, देखें सॉलिड है यहाँ पे, जो आयोनिक सॉलिड बनता है भाई उसे हम कहते हैं लैटिस। तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम हवा की मौजूदगी में जलाएं तो सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट होगी उसे हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि भाई आप कितनी हीट देंगे कि वो चीज़ मॉलिक्यूल से एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं थोड़ी सी बातें आपको और बता देता हूँ। उससे पहले एक बात आप और सुन लें कि इंट्रोपी का एक मैं रिलेशन आपको बहुत अच्छा बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। इंट्रोपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इंट्रोपी भी बढ़ती है। देख लें, एक सॉलिड था, अगर मैं इसे गर्म करूँगा यानी इसे टेम्परेचर दूंगा जब भी तो ये लिक्विड बनेगा। तो भाई लिक्विड तो जब भी बनेगा ना जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है यानी इंट्रोपी आ जाती है। जब मैं लिक्विड को और गर्म करूँगा तो वो क्या बन जाएगी? गैस। तो देखें अभी भी टेम्परेचर देने पर गैस बनेगी तो इंट्रोपी आएगी। तो याद रखिएगा एक पॉइंट, इसमें से पॉइंट्स कौन कौन से आ सकते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को क्या कहते हैं? इंट्रोपी कहते हैं। भाई शो किससे करते हैं? एस से करते हैं। सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे एंट्रोपी बढ़ेगी, गैस से सॉलिड की तरफ आएंगे एंट्रोपी कम होगी। आइस की एंट्रोपी सबसे कम होती है, स्टीम की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। फिर एंट्रोपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? भाई एंट्रोपी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। खैर अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एमसीक्यूज़ पे जिसकी मैं कंडीशंस आपको बता रहा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखें, ये लेक्चर आप देखें तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो नए नए टीचर्स हैं यहाँ तक कि वो भी देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। खैर लिखा हुआ है कि द एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स, तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, लेटेस्ट एनर्जी। मैं इसमें एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा वो आपसे क्या पूछ सकता है। भाई इसके अलावा वो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन कौन से प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक हैं और कौन कौन से एंडोथर्मिक हैं। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट रिलीज़ होती है, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की, तो बॉर्न हैबिट साइकिल के अकॉर्डिंगली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल नंबर 1 आपके पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एक है आपके पास लैटिस एनर्जी। ये सारी वो एनर्जीज हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, बनिस्बत इसके अगर मैं आपको एंडोथर्मिक बताऊं, देखिए अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें कि एमसीक्यूज अगर कहीं से भी आ जाए तो आप बहुत अच्छे से कर लें।
एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स बॉर्न हैबर साइकिल में जो हैं वो सब्लिमेशन की है। सब्लिमेशन में भी हीट रिलीज़ नहीं होती बल्कि उल्टा हमें देनी पड़ती है। इसके अलावा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी एंडोथर्मिक है। इसके अलावा डिसोसिएशन कह दें या एटमाइजेशन कह दें, ये भी जो है वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, इसको छोड़ के अगर मैं आपको एक ऐसी जनरल पॉइंट बताना चाहूँ तो याद लाजमी रखिएगा कि कंबशन में हमेशा जो हीट है वो रिलीज़ होती है, और अगर हीट रिलीज़ होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंबशन रिएक्शन जो है वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। देखिए मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं करेंगे याद तो आपके एमसीक्यूज़ क्लियर नहीं होंगे। अब कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हवा की मौजूदगी में जलाना। जैसे अगर कोयला जल रहा है तो बताएं, जब कोयला जलता है तो क्या गर्मी नहीं निकलती? भाई निकलती है, हीट निकलती है, जब भी तो वो एक्सोथर्मिक है। पेट्रोल जला दें, जब आप पेट्रोल को जलाते हैं तो क्या गर्मी नहीं निकलती? अगर आप एक लकड़ी को जला दें तो क्या गर्मी नहीं निकलती? भाई कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हीट रिलीज़ होती है। इस पॉइंट को लाजमी याद रखिएगा। चलिए हम तीसरे एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। लिखा हुआ है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज़ नॉट एन एंडोथर्मिक, इनमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक नहीं है? तो भाई कंबशन, क्योंकि कंबशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि कभी भी अगर कोई चीज़ जलती है तो हीट रिलीज़ होती है। लिखा हुआ है हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी फीजिबल, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही यानी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब ज़रा मैं आपको सिस्टम थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम, हर वो चीज़ जिस पर आप काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी का एक गिलास पी रहा हूँ तो जो जिस ग्लास में पानी है वो ग्लास इस वक्त सिस्टम है। अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो वो बोर्ड मेरे लिए सिस्टम है। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए एक सिस्टम हूँ। मैं अगर आपको सुना रहा हूँ तो आप मेरे लिए सिस्टम है। हम हर उस चीज़ जिस पर हम काम करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। भाई देखें सिस्टम्स की हैं 3 टाइप्स। एक को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मटेरियल तो चेंज होता है लेकिन हीट यानी एनर्जी, एनर्जी कह लें या हीट कह लें, ये भी चेंज होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल कप ऑफ अ टी, अगर मैं चाय के कप की बात करूं तो एक चाय के कप में क्या कोई मक्खी आके गिर सकती है? हाँ, कोई भी इंसेक्ट बाहर से आके गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ओपन है ना, ढका हुआ ही नहीं है वो तो कोई भी चीज़ आके इसमें गिर सकती है। इसका मतलब मटेरियल तो चेंज हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ये चाय का कप गर्म था लेकिन थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, वो एनर्जी भी चेंज हो गई। याद रखिएगा अगर एक चीज़ गर्म है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और अगर एक चीज़ ठंडी है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो अगर एक चाय का कप था उसे अगर आपने खुला छोड़ा हुआ यानी ओपन सिस्टम है तो ज़ाहिर है वो थोड़ी देर के बाद ठंडा भी होगा। तो चाय का कप क्योंकि ठंडा भी होता है तो हाँ एनर्जी भी चेंज हो रही है, और क्योंकि उसमें बाहर से कुछ आके गिर सकता है तो इसका मतलब मटेरियल भी चेंज होगा। इसके अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें इस कैटेगरी के, तो क्लोज सिस्टम क्या होता है भाई? एक ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल तो चेंज नहीं होता, मटेरियल तो चेंज नहीं होता लेकिन एनर्जी चेंज हो जाती है। यहाँ तो दोनों हो रही थी ना चेंज। अब देखें इसकी एग्जांपल में क्या आएगा, कप ऑफ अ टी। तो देखें एक एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको कितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि अगर आप एक एमसीक्यूज़ पढ़ें तो आपके 10-12 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएं। अब कप ऑफ, वही कप जो चाय का कप है उसे भाई मैंने क्या करा, उसे मैंने ढक दिया। जब मैंने उसे ढक दिया तो क्या अब कोई चीज़ बाहर से अंदर आके गिर सकती है? नहीं भाई, अब कैसे गिरेगी? अब तो आपने ढकना बंद कर दिया। इसका मतलब हाँ मटेरियल तो चेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी अभी भी चेंज होगी। कैसे? क्योंकि जो कप आपने ढक के रखा है वो 1 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा, यहाँ तक कि आधे घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब हाँ एनर्जी तो चेंज हो गई। अगर एक चीज़ ठंडी से गर्म या गर्म से ठंडी हो जाए तो उसका मतलब एनर्जी चेंज होती है। और अगर उसमें किसी चीज़ का इजाफा या कमी हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि हाँ इसमें मटेरियल चेंज हो रहा है। तो भाई इस चाय के कप, वो जो चाय का कप था ना, इसकी एग्जाम्पल क्या हो गई, कवर्ड बाय अ प्लेट या फिर लिड। हमने उसे किसी चीज़ से ढक दिया तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। बनिस्बत
इसके एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भाई, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल भी चेंज ना हो और एनर्जी यानी हीट भी चेंज ना हो। इसकी एग्जांपल में आ जाता है दीवार फ्लास्क। अगर मैं दीवार फ्लास्क की बात करूं तो आपने चाइना के थर्मोस देखे होंगे, वो आप जितनी अच्छी क्वालिटी का लेते हैं उतनी देर तक चाय उसमें गर्म रहती है। तो देखिए वो बंद होता है, इसका मतलब ना ही उसमें कोई चीज़ गिर सकती है, तो ना मटेरियल चेंज होगा, ना ही उसके अंदर से हीट रिलीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने एक ऐसा मटेरियल यूज़ किया हुआ था जो कि इंसुलेटर का काम कर रहा होता है और हीट को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने नहीं देता। तो हमारा एमसीक्यू सब देखें क्या था, हमारा एमसीक्यू था कि हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी फीजिबल। भाई हीट ट्रांसफ़र कहाँ नहीं होती? तो देखें पहले वाले में तो एनर्जी चेंज हो जाती है, दूसरे वाले में भी एनर्जी चेंज हो जाती है, लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं यानी जिसकी एग्जांपल दीवार फ्लक्स है वहाँ पर नहीं होती। तो हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी फीजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ, तो कौन किसकी बाउंड्री में से क्लोज नहीं होती, यानी किसकी दीवारों में से हीट रिलीज नहीं होती? तो भाई आइसोलेटेड की नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं होती ना। अब मैं कुछ बातें आपको और बता रहा हूँ जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं और शायद पास पेपर में आई भी हैं, तो गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नॉर्मल कुकिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, डैश में अपना नाम मत लिख दिएगा, आप भी चलें छोड़ें। तो नॉर्मल कुकिंग, अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना जब आप बनाते हैं तो उसमें आप चम्मच चलाते हैं, तो चम्मच चलाते हैं, फिर आप उसमें से देखते हैं तो पानी भी सूख रहा होता है, उसका पानी आप डाल भी रहे होते हैं मज़ीद, तो इसका मतलब मटेरियल तो चेंज होता है। और जब आप खाना बनाना शुरू करते हैं तो उस वक्त पतीले का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब आप बनाते रहते हैं तो मुसलसल टेम्परेचर बढ़ता रहता है, यानी वो वक्त के साथ साथ गर्म हो रहा है, यानी एनर्जी तो चेंज हो रही है। और साथ में आप उसमें मसाले डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं कभी कुछ डालते हैं, यानी चम्मच भी चलाते हैं। चम्मच आप जब भी चला सकते हैं जब वो खुला हुआ हो। इसका मतलब नॉर्मल कुकिंग करते हुए चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और साथ में मटेरियल भी चेंज हो रहा होता है। तो ये एग्जांपल हो गई ओपन सिस्टम की, ठीक है, याद रखिएगा सारी बातें। अब आ जाएं प्रेशर कुकर के ऊपर। अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो भाई क्या है, अगर आप प्रेशर कुकर कभी अगर आपने इस्तेमाल किया हो तो प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें डाल के बंद कर देते हैं एक ही दफ़ा, और जब जब खोलते हैं जब काम ख़त्म हो जाता है, यानी प्रेशर कुकर में आप चम्मच नहीं चलाते, प्रेशर कुकर बंद होता है भाई, तो प्रेशर कुकर क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी चेंज हो रही होती है। जैसे प्रेशर कुकर जब काम करना शुरू करता है तो इतना गर्म नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता रहता है करता रहता है करता रहता है तो प्रेशर कुकर मुसलसल गर्म होता रहता है। अब एक बहुत अच्छी एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी, आप सबकी बात कर रहा हूँ, बताएं आप सबकी बॉडी खुली हुई है, बंद है या आइसोलेटेड है? तो भाई हमारी बॉडी खुली हुई है। कैसे खुली हुई है मैं आपको बता देता हूँ। आप मुसलसल ठूसते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो क्योंकि आप खाना खा रहे हैं, मटेरियल आपकी बॉडी में आ रहा है, चेंज हो गया मटेरियल, ठीक है। दूसरी बात ये आप पढ़ते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, यानी मटेरियल चेंज हो गया। एनर्जी कैसे चेंज होती है भाई? एनर्जी ऐसे चेंज होती है कि कभी कभी आप हॉट हो जाते हैं। कैसे हॉट हो जाते हैं भाई? आपको बुखार हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है। जब आप फीवर हो जाता है तो आप अपने माथे पे हाथ रख के देखिएगा, आपका टेम्परेचर गर्म हो रहा है। तो पहले तो आप ठंडे थे, अब आप गर्म है। तो भाई आपका मटेरियल भी चेंज होता है और आपकी एनर्जी भी चेंज होती है। इसका मतलब ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम। आप बंद नहीं है, खुले हुए हैं आप, ट्रस्ट मी। अच्छा देखें अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव? तो नेगेटिव जब होती है जब एक्सोथर्मिक होता है, एंडो पर पॉजिटिव होती है, एक्सो पर नेगेटिव होती है। तो मैंने आपको बताया था कंबशन हमेशा नेगेटिव होगी। तो देखें लिखा हुआ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो आंख बंद करके आप इंथैल्पी पे लगा दें, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पे। अगले एमसीक्यूज में कह रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी। देखें बेटा स्टैंडर्ड इंथैल्पी का मतलब होता है वो काम जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाए। एमसीक्यू नंबर कौन सा है, 6। वो काम जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाए और 1 एटीएम के प्रेशर पर किया जाए, वो स्टैंडर्ड कहलाता है।
यानी अगर इंथैल्पी कैलकुलेट की जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 180 एम प्रेशर पर, तो वो इंथैल्पी स्टैंडर्ड इंथैल्पी कहलाती है। तो भाई स्टैंडर्ड इंथैल्पी की वैल्यू यानी डेल्टा एच डिग्री की वैल्यू हम ज़ीरो सपोज करते हैं। ज़ीरो सपोज करते हैं कब करेंगे? जब कोई भी केमिकल, इंथैल्पी की वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब कोई भी केमिकल अपने फ्री स्टेट पर हो। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है भाई? फ्री स्टेट का मतलब ये, इस एमसीक्यू को बहुत गौर से सुनिएगा, ये आपने जहाँ जहाँ भी कहीं आपने पढ़ा है ना, तो शायद आपने ये बात ना पढ़ी हो। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ज़ीरो सपोज करते हैं हम, हर किसी की नहीं, हम हर उस केमिकल की सपोज करते हैं जो अपने फ्री स्टेट में हो। जैसे फ्री स्टेट का मतलब होता है कि वो चीज़ या तो सिंगल है या अपने जैसे के साथ जुड़ी हुई है। फ्री स्टेट का मतलब या तो वो चीज़ सिंगल है या अपने जैसे के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं Na की, तो Na किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, Na फ्री स्टेट में। लेकिन अगर मैं बोलूँ NaCl क्या फ्री स्टेट? नहीं भाई, NaCl फ्री स्टेट में नहीं है, क्योंकि क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूँ H2 फ्री, हाँ H2 फ्री स्टेट में क्यों है भाई? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अगर मैं बोलूँ वाटर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, नहीं फ्री स्टेट नहीं है। N2 फ्री स्टेट है, O2 फ्री स्टेट है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? फ्री स्टेट। Cl2 फ्री स्टेट है। तो अगर कोई चीज़ अकेली हो या अपने जैसे के साथ जुड़ी हुई हो तो उसे हम कहते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट अगर है केमिकल की तो उस पर इंथैल्पी ज़ीरो कंसिडर की जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिमेंट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन फॉर्म्स में, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं डायमंड की और ग्रेफाइट की, तो भाई दोनों का फॉर्मूला सिर्फ सी होता है। यानी डायमंड भी कोयला कार्बन है और ग्रेफाइट भी कार्बन है। अब अगर एक ही चीज़ की दो फॉर्म्स होंगी तो अब आप किसको कंसिडर करेंगे कि किसकी इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो कि ज़ीरो है? अब दोनों की ज़ीरो नहीं होगी। अब हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा केमिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो डायमंड इतना स्टेबल नहीं है, ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ग्रेफाइट की इंथैल्पी होगी यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, हाँ भाई ये ज़ीरो होगी। समझ आई बात को? लेकिन H2 की ज़ीरो होगी, Cl2 की ज़ीरो होगी। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन, जैसे वही वाला केस है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है और O3 की भी फॉर्म में मिलता है। O3 को हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और O3 को हम कहते हैं ओजोन। तो भाई ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन गैस ज़ीरो होगी। तो अब ये दो ही एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि हर किसी की एग्जांपल्स याद रखनी है आपने। तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन गैस की, क्लोरीन गैस की, सोडियम की, हर वो चीज़ जो सिंगल सिंगल है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ज़ीरो होती है। लेकिन जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो दोनों ही फ्री स्टेट्स हैं, लेकिन डायमंड की नहीं होती, ग्रेफाइट की होती है। एक्सेप्शन याद रखनी है। फिर ऑक्सीजन यानी O2 और ओजोन O3, ये दोनों भी फ्री स्टेट पर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की, लेकिन ओजोन की नहीं होती। अब देखिए हमारा एमसीक्यूज क्या था। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 180 एम प्रेशर आर जीरो। भाई सबकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो है, किसके सिवा? तो हमें पता है दो ही चीज़ें जिसकी जीरो नहीं होती हैं, ग्रेफाइट और एक डायमंड और दूसरा ओजोन। तो डायमंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कह रहा है जीरो होती है एक्सेप्ट किसकी नहीं होती है, नहीं तो भाई डायमंड की नहीं होती है। अभी इतनी देर मैंने आपको कहानी सुनाई। अब उसके बाद लिखा हुआ है भाई इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि भाई डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। वो कह रहा है द प्रॉपर्टी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। तो भाई हर वो चीज़ जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? इनिशियल और फाइनल पर, यानी काम करने से पहले और काम करने के बाद। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, तो काम करने से पहले वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है और काम करने के बाद वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, और पहले लेक्चर के अंदर वहाँ पर पहले सवाल में जो वॉल्यूम था वो 3 था
और 5 था, यानी काम करने से पहले 3 और काम करने के बाद 5। तो देखिए ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनिशियल और फाइनली वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू पहले कुछ है बाद में कुछ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं ये याद रखना है, अपने एग्जांपल्स लाजमी याद रखनी है भाई। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? इसकी एक एग्जांपल एंथैल्पी, वो आपसे पूछ सकता है पेपर में। इसकी दूसरी एग्जांपल है वॉल्यूम। इसकी तीसरी एग्जांपल है टेम्परेचर। और इसकी चौथी इंटरनल एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो वो ये पूछ सकता है कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है, या कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेट फंक्शन है। तो इन चारों में से जो प्रेजेंट होगा वो आंसर है। तो देखिए लिखा हुआ है डेल्टा ई, इसके सिंबल होता है भाई डेल्टा ई, इसका सिंबल होता है डेल्टा वी, इसका सिंबल होता है टी, इसका सिंबल होता है डेल्टा एच। तो देखें यहाँ पर डेल्टा ई दिया हुआ है, यानी यही करेक्ट ऑप्शन है। और इन चारों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा, देख लें Q है, W है, तो इन चारों में से सिर्फ डेल्टा ई ही मैच कर रहा है, तो इसलिए हमने डेल्टा ई को मार्क कर दिया। तो इस तरह से हमने टोटल 7 MCQs कवर कर लिए। अभी हमारे पास थोड़े से MCQs और रह गए, 3, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई MCQ नंबर 8 में कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो सबसे पहले फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, याद रखिएगा भाई कि MCQ नंबर 8 के लिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप काम करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो जवाब आता है डेल्टा ई। ये डेरिवेशन में आपने पढ़ा होगा, जहाँ जहाँ से आपने कोचिंग्स पढ़ा है या कॉलेजेस में आपने पढ़ा होगा। और जब आप काम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर तो जवाब आता है डेल्टा एच। और जितनी भी साइकिल्स हैं, जैसे कि बॉर्न हैबर साइकिल में डेल्टा एच की वैल्यू सबकी मिला के 0 के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपने बॉर्न हैबर साइकिल का न्यूमेरिकल किया है ना, तो इक्वल से पहले वाली वैल्यू और इक्वल के बाद वाली सारी वैल्यूज़ को जमा करके देखेंगे तो जवाब 0 आएगा। कभी करके देखिएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है भाई वो 0 से कम होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो जाती है ना, तो कम हो जाती है, 0 से कम होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो 0 से कम होती है, लेकिन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है, सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी वरना कोई फ़ायदा नहीं है। डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। भाई इन सब बातों को देखें, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर। मैं चाहता तो देखें 5 मिनट में सारे MCQs करा सकता था, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, लेकिन फिर वो तो फिर कोई भी करा देता आपको। तो मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके सिर्फ ये 10 MCQs नहीं, बहुत सारे MCQs कवर हो जाएं और आपको वाकई में कुछ पता लगे कि आपने हाँ पढ़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या MCQs है। लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो देखें लिखा हुआ है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर पर डेल्टा एच होता है, बिल्कुल ये देखें QP पर डेल्टा एच होता है, सही है बिल्कुल। फिर लिखा हुआ है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डेल्टा ई क्यू के बराबर है, हाँ बिल्कुल, जो क्यू है वो डेल्टा ई के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है फॉर हेज़ेस लॉ, यानी कि और भी देखें, फिर लिखा हुआ है समीशन ऑफ बॉर्न हैबर साइकिल, साइकिल का मतलब बॉर्न हैबर साइकिल पर है, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है, बिल्कुल बॉर्न हैबर साइकिल में जो डेल्टा एच है वो 0 के बराबर होता है। फिर देखें क्या कह रहा है वो आपसे, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है। नहीं भाई, 0 से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी होती है। देखें एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच छोटा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच 0 से छोटा होता है, तो इनकरेक्ट ये है। फिर वो कह रहा है इन थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज़ डन इफ़ द सिस्टम इज़ कैप्ट एट, वो आपसे ये कह रहा है कि भाई थर्मोकेमिकल प्रोसेस के अंदर वर्क डन कहाँ पर कवर नहीं होता। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकंड। देखिए एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक पिस्टन लगा होता है। जब ये पिस्टन नीचे जाता है
तो इस कंटेनर का वॉल्यूम इतना रह जाता है, लेकिन जब ये पिस्टन ऊपर आता है तो इस कंटेनर का वॉल्यूम इतना हो जाता है। यानी पिस्टन नीचे जाता है तो वॉल्यूम कम, और अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो वॉल्यूम ज़्यादा। आइसोकोरिक का मतलब है सेम वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम ना तो बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिस्टन के साइड पर एक स्क्रू होता है, आप उस स्क्रू को क्या कर देंगे, टाइट। जब आप इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा या ना ये नीचे जाएगा। यानी अगर पहले ये यहाँ था तो अभी यहीं रहे। इसका मतलब ना वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना वॉल्यूम कम होगा। यानी कि अगर V1 5 मीटर क्यूब है तो V2 भी कितना होगा, 5 मीटर क्यूब, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, सेम वॉल्यूम है। अगर बिलफर्स, अगर ये 5 है तो दूसरा भी 5, अगर ये 10 है तो दूसरा भी 10, अगर ये 50 है तो दूसरा भी 50, ये तो चेंज ही नहीं होगा। आइसोकोरिक का मतलब सेम। तो ज़रा वर्क डन पर आते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, P इंटू डेल्टा वी। ऐसा ही है भाई। चलें अब ज़रा डेल्टा वी निकालता हूँ कितना है। तो डेल्टा वी का मतलब होता है V2 माइनस V1। चेंज का मतलब होता है बाद वाले में से पहले को माइनस कर दें। तो भाई V2 कितना है, 5, और V1 भी कितना है, 5, तो डेल्टा वी कितना आएगा, 0। ओहो, समझ आई। तो इसका मतलब अगर मैं v की जगह पर 0 रखूंगा तो भाई वर्क डन कितना आएगा, 0। ओहो, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, यानी जब भी वॉल्यूम सेम होगा, जब भी वॉल्यूम सेम होगा तो वर्क डन किसके बराबर होगा, 0 के। बिलफर्ज आप ये समझ लें कि भाई 5 नहीं है ना वॉल्यूम, बढ़ बिलफर्ज 50 है तो बाद में भी 50 ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब जो पहले था वही बाद में, जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में। तो 50 माइनस 50 अभी भी कितना आएगा, 0। भाई अब 500 कर लें, 500 माइनस 500 अभी भी कितना आएगा, 0। तो वॉल्यूम कुछ भी हो हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन जो भी वॉल्यूम होगा वही बाद में भी रहेगा। तो जब डेल्टा निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और डेल्टा वी की जगह जब 0 पुट करूंगा तो वर्क डन भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है भाई वो किसके बराबर होता है, 0, 0 के बराबर। तो देखें क्या लिखा हुआ है, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं ना हो, इफ़ द सिस्टम इज कैप्टेड। तो भाई जब भी होगा जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करेंगे। वॉल्यूम इज़ अ स्टेट फंक्शन, थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई और एंथैल्पी हो गई, ये चारों के चारों क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज कवर हो गए। मैं इंशाल्लाह ताला एक वीडियो और बनाऊंगा, एक लेक्चर और दूंगा आपको, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़े से और एमसीक्यूज जो टेक्स्ट बुक के अलावा हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ।